और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तो जो भी मैं हमारा जेईई का पेपर्स है जो मैंने लिया हुआ है उसमें हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा अपीयर हो रहा होगा, प्लीज़ इसे आप लोग ट्राई करें। और एक एक क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डीप में पूछा गया है। तो मैं आज आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। उससे पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई करने का कोशिश करें और अपना आंसर मैच करें कि करेक्ट आ रहा है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बच्चे स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा। स्पीड रेगुलेशन का ये क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन और भी आया हुआ है। तो स्पीड रेगुलेशन का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द स्पीड रेगुलेशन ऑफ अ मोटर फॉल्स फ्रॉम 1100 RPM एट नो लोड टू 1050 RPM एट रेटेड लोड। ठीक है, द स्पीड रेगुलेशन ऑफ द मोटर इज ऑप्शन ए 2.36%, ऑप्शन बी 4.76%, ऑप्शन सी 6.77% और ऑप्शन डी 8.84%। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोगों को देखिए दो स्पीड दिया गया है, एक तो नो लोड स्पीड दिया गया है, एक फुल लोड स्पीड दिया गया है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या डेटा हम लोगों को गिवन है। हम लोगों को जो नो लोड स्पीड है, नो लोड स्पीड कितना दिया है जिसको हम एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एन नॉट। ठीक है, एन नॉट भी आप बोल सकते हैं या फिर स्पीड एट नो लोड। स्पीड को तो वैसे हम एन से ही करते हैं, नो लोड ओके ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं किसी तरीके से भी। तो जनरली देखिए एन नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इज इक्वल टू कितना दिया है, 1100 RPM दिया है बच्चा। ठीक है, और हमारा जो फुल लोड स्पीड है या फिर हम जिसे रेटेड लोड बोलते हैं, हमारा कितना दिया है देखिए, फुल लोड के केस में हमारा दिया है 1050 RPM। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन कितना आ जाएगा, देखिए जब भी आप ऑल्टरनेटर पढ़ेंगे या फिर जनरेटर पढ़ेंगे, अगर आप डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को वोल्टेज रेगुलेशन निकालना होता है, लेकिन जब भी मोटर की बात होती है तो स्पीड रेगुलेशन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, स्पीड रेगुलेशन होता है वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड अपॉन स्पीड एट नो लोड माइनस स्पीड फुल लोड अपॉन में स्पीड फुल लोड इंटू 100। ओके, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100 ऐसे आप याद रखिएगा। अब बस कुछ नहीं है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये 1100 माइनस 1050 अपॉन में 1100 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर में न्यूमरेटर में 50 अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा 100 मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि वो परसेंटेज में चेंज हो जाए। जब आप इसे कट करेंगे तो ये 2 0 कट गया। अब आप सॉल्व करेंगे 50 अपॉन में 11 तो ये 4.76% आप लोगों को आंसर देगा। सॉल्व करके देख लीजिए। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। बहुत ही आसान था। अब बच्चे को डाउट कहाँ आता है, कई बार देखिए डाउट आ जाता है कि मैम ये हमने कहीं पढ़ा हुआ है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन में नो लोड भी होता है। तो देखिए वो थोड़ा बहुत रॉन्ग होता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आप इन केस लेते भी हैं 1050 तो आंसर थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन आप लोगों का एग्जैक्टली ये होता है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। तो किसका किसका ये आंसर आ रहा था प्लीज़ आप लोग मेंशन करें। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों के सामने रीड करने वाली हूँ सेकंड क्वेश्चन। देखिए आ गया होगा स्क्रीन पे। तो बच्चे बोल रहे हैं इन अ ट्रांसफॉर्मर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन ऑकर्स व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज, ऑप्शन ए लीडिंग, ऑप्शन बी लैगिंग, ऑप्शन सी यूनिटी एंड ऑप्शन डी 0.8। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। क्यों सुंदर है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन रेगुलेशन बेस्ड ट्रांसफॉर्मर में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार आप लोग सोचिए कि ये क्या हो सकता है। कहीं आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है वोल्टेज रेगुलेशन के रिगार्डिंग। फिर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बता रही हूँ और उससे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आप लोगों को ग्राफ बताऊंगी, जिससे आप लोगों को रेगुलेशन के कोई भी क्वेश्चन आए तो देखिए बन जाएगा, ईजिली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है कि बताइए कौन सा पावर फैक्टर में हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम वो होता है, मिनिमम होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख देती हूँ, देखिए मैं ये लिख देती हूँ सबसे पहले कि जो हमारा ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में परसेंटेज VR लिख रही हूँ मैं, वो होता है हमारा देखिए अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ पर यूनिट का तो एक फॉर्मूला तो ये है। यहाँ पर देखिए मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगी, जब हम थ्योरी वगैरह देखेंगे तब अच्छे से करेंगे। %R cos फाई प्लस माइनस %X sin फाई। न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इसे कहीं पर भी फॉर्मूला शीट में नोट डाउन कर ले। %R cos फाई प्लस माइनस %X sin फाई। जो हमारा प्लस रहता है वो रिप्रेजेंट करता है लैगिंग पावर फैक्टर को बच्चा। ठीक है,
और जो माइनस रहता है वो होता है, रिप्रेजेंट करता है लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये कुछ फॉर्मूलेज मैं लिख रही हूँ, अदरवाइज हम टेक्निकली डेफिनेशन जाएं तो बहुत बड़ी हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये हमारा प्लस है और ये हमारा निगेटिव लीडिंग पावर फैक्टर पे है, इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन अभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अब ये आप देखिए कि अगर मान लीजिए आप लोगों को कुछ भी दिया रहा है, %r की वैल्यू, %x की वैल्यू एंड पावर फैक्टर दिया रहा, ठीक है, पावर फैक्टर दिया रहा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे परसेंटेज रेगुलेशन का। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और हम लोगों का देखिए पावर फैक्टर जनरली cos phi इज इक्वल टू हमारा क्या दिया रहता है, 0.8 जनरली आप दिया रहता है, तो इसको आप ज़रूर याद करके जाएं। cos इनवर्स 0.8, तो इसमें phi की वैल्यू आती है 36.86 बच्चा आता है। प्लीज़ आप लोग इसे कहीं पर भी अपने नोट डाउन कर लीजिए। अब cos phi अगर 0.8 है तो उसके अकॉर्डिंग phi कितना हुआ, 36.86, और जब आप sin phi कैलकुलेट करेंगे तो 0.6 आएगा। तो ये आप याद रखेंगे, cos phi और sin phi 0.8 होता है, 0.6 होता है, क्योंकि वहाँ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर में आप लोग पुट करके देखिएगा, sin 36.86 की वैल्यू होती है 0.6, तो ये याद रख लीजिए। अब अगर आप लोगों को देखिए कुछ भी देता है, मान लीजिए ये 5% देता है और ये आप लोगों को कुछ मान लीजिए 5.2% देता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, और यहाँ पर पावर फैक्टर 0.8 देता है, तो बच्चा इस फॉर्मूले में निकाल करके आप परसेंटेज रेगुलेशन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने लिखा हुआ है, आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब एक और चीज़ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फर्स्ट हमारा होता है, देखिए ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, ये हमारा कुछ कंडीशन आता है और पूछता भी आपके एग्जाम में। तो ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन ये हमारा रेगुलेशन का है, क्या है, %r cos phi माइनस, क्योंकि लीडिंग ले रहे हैं, ये होता है लीडिंग पावर फैक्टर पे, ये क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर पे, इतना आपको ध्यान रखना है, लीडिंग पावर फैक्टर पे होता है। तो ये हो गया %x sin phi इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है, ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए 0 करना है, तो यहाँ इस तरफ हम लेके जाते हैं, तो %x sin phi इज इक्वल टू %x r cos phi इक्वल टू x sin phi। यहाँ से sin phi अपॉन में cos phi की वैल्यू अगर आप निकालेंगे बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये sin phi है, अपॉन में cos इधर आएगा, तो %r अपॉन में %x आएगा, यही आएगा। या फिर sin phi अपॉन में cos phi क्या होता है बच्चा, tan phi होता है, तो tan phi बराबर r अपॉन में x। ये भी इंपॉर्टेंट है, कंडीशन डायरेक्टली पूछती है, तो इसमें आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए। ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है लीडिंग पावर फैक्टर के केस में, अगर हम इसको ज़ीरो बच्चा इक्वेट करते हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक कंडीशन डेवलप होती है, tan phi इज इक्वल टू r/x, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, सेकंड आप लोगों को ये जानना है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती है। तो जस्ट इसका आप याद रखने के लिए ऑपोजिट कर लीजिए, tan phi इज इक्वल टू x अपॉन में r होता है, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। tan phi इज इक्वल टू x अपॉन में r हो गया। और अगर पूछता है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू बताओ, तो %z होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये 3-4 चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू %z। आई थिंक ये आप लोग को क्लियर होगा। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को एक ग्राफ बता रही हूँ, उससे रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है, और इजीली वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप इजीली बना सकते हैं, ओके। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन बच्चा जो यहाँ मैंने लिखा हुआ था वो आपको नोट डाउन करना है कि लैगिंग पावर फैक्टर में होता है। आई थिंक मैं भूल गई थी, तो वहाँ लिख लीजिए। अब ये हमारा ग्राफ है, देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा जो वाई एक्सिस है उसमें हम वोल्टेज रेगुलेशन लिखेंगे, ये जेड एक्सिस जो है इसमें हम इस तरफ लैगिंग पावर फैक्टर लेंगे और इस तरफ हम लीडिंग पावर फैक्टर लेंगे, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा है यूपीएफ का, और ये हमारा जो पॉइंट है वो है जेडपीएफ लीड का, क्या है, ज़ीरो पावर फैक्टर लीड। ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है जेडपीएफ लैग का। इसके बाद यूनिटी है, मतलब क्या है, 1 है, cos phi की वैल्यू 1 है, फिर ये है 0.8, 0.6, ऐसे करते करते जेडपीएफ लैग होगा। सिमिलरली ये 0.8, 0.6 ऐसे करते करते इधर लीड होगा। अब हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो ग्राफ बनता है, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का, वो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का ऐसा बनता है, ये इस तरीके का।
एग्जैक्टली अगर आप ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके का आपको बुक में ग्राफ दिखेगा बच्चा। नोट डाउन कर लिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पे आता है। मिनिमम का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 0 वोल्टेज रेगुलेशन का, और ये किस पावर फैक्टर पे आ रहा है बच्चा, लीडिंग पावर फैक्टर पे आ रहा है ना, लीडिंग पावर फैक्टर पे आ रहा है। अब ये मुझे बताइए लीडिंग पावर फैक्टर से आप क्या समझते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर से आप क्या समझते हैं कि हमारा करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, और ये होता है कैपेसिटिव लोड के केस में। ठीक है, जब अगर आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक जानते होंगे इसके बारे में, लोड के बारे में कि लीडिंग लैगिंग पावर फैक्टर पे क्या होता है, तो लीडिंग पावर फैक्टर हमेशा कैपेसिटिव लोड के लिए होता है और लैगिंग पावर फैक्टर हमेशा इंडक्टिव लोड के लिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटिव लोड। अब मिनिमम मतलब क्या हुआ, 0 से भी कम। तो देखिए ये हमारा इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस होता है और इस तरफ हमारा होता है नेगेटिव एक्सिस। तो नेगेटिव एक्सिस ये वोल्टेज रेगुलेशन डाउन जा रहा है, यानी कि ये मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन का जोन है, और ये किस पावर फैक्टर पे आ रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर पे आ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन। और ये हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट है वो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो अभी मैंने बताया %Z है, और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर में आ रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा था बच्चा, वो आ रहा था लैगिंग पावर फैक्टर पे। ठीक है, तो ये सारी डेटा है, आपको नोट डाउन करनी है। ओके, समझ में आया आप सभी लोगों को। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखें, और आपको पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर जब यूपीएफ हो गया तो हमारा पावर फैक्टर यूपीएफ हो गया तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, %R हो जाएगा। क्यों R हो जाएगा, देखिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू %R cos फाई प्लस माइनस %X sin फाई। अगर हम लोग को cos फाई 1 हो गया मतलब फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, फाई 0 डिग्री का मतलब sin फाई क्या हो जाएगा, sin 0 होता है 0, तो ये हमारा हो गया 1, ये पूरा हमारा टर्म कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, तो %R बचेगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों को यहाँ बताने की कोशिश की है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो इतनी सारी डिटेल्स मैंने बता दिया। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि लीडिंग पावर फैक्टर हमेशा कैपेसिटिव लोड में होता है, और वहाँ पर 0 वोल्टेज रेगुलेशन भी अगर आप लोगों को पूछेगा तो लीडिंग पावर फैक्टर पे ही होता है। ग्राफ के थ्रू आप लोग ने देख लिया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये सिमिलर थोड़ा सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये हमारा सिमिलर ही है। तो यहाँ पर बोल रहा है, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन के इस साल में दो क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज नेगेटिव फॉर। तो अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर की जा रहा है, और लीडिंग पावर फैक्टर में लोड कौन सा होता है, हमारा कैपेसिटिव लोड होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखिए बोल रहा है हमारा इंडक्टिव लोड बच्चा, ऑप्शन बी बोल रहा है कैपेसिटिव लोड, ऑप्शन सी बोल रहा है रेजिस्टिव लोड, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है नो लोड। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब होता है, लीडिंग पावर फैक्टर में, और लीडिंग पावर फैक्टर में लोड कैसा होता है, कैपेसिटिव लोड होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमने देख लिया। ओके, स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होगा, और ये भी हमारा ट्रांसफार्मर का ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि ऑल डे एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इन। तो ऑल डे एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार आप लोग जरूर से इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। ऑप्शन ए बोल रहा है केवी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ऑप्शन बी बोल रहा है किलोवाट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ऑप्शन सी बोल रहा है kVAR एच एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है किलोवाट आवर ड्यूरिंग 24 आवर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑल डे एफिशिएंसी के बारे में अगर हम लोग कुछ जानना चाहेंगे तो यहाँ पर ऑल डे एफिशिएंसी थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी या जो नॉर्मल एफिशिएंसी रहता है उसका। तो अगर मैं देखिए बच्चा नॉर्मल एफिशिएंसी की बात करूँ तो हमारा अगर नॉर्मल एफिशिएंसी होता, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमारा क्या होता है आउटपुट पावर आउटपुट, या फिर आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, यही होता है, इनपुट पावर होता है। तो आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर होता है, जिसे हम कह सकते हैं पी आउट अपॉन में पी इन, और ये हमारा पी इन पता है क्या होता है,
पी इन इज इक्वल टू पी आउट प्लस लॉसेस होते हैं, यही होता है हमारा सिंपल फॉर्मूला। तो ये नॉर्मल एफिशिएंसी की बात कर रहा है। अगर आपको कोई भी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर दे दिया जहाँ पर सिंपल एफिशिएंसी बोला है कि फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, तो ये नॉर्मल एफिशिएंसी होगा। और इस नॉर्मल एफिशिएंसी को बच्चा हम 3 से कहते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसे हम PCO से याद रखेंगे। पी क्या है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पावर एफिशिएंसी भी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं कमर्शियल एफिशिएंसी, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं ऑर्डिनरी एफिशिएंसी। ओके, समझ में आया। तो अगर ऑर्डिनरी एफिशिएंसी बोला तो वो नॉर्मल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, पी आउट अपॉन में पी इनपुट। तो जनरली देखते हैं आप लोग किलोवाट वगैरह में जो आंसर दिया रहता है, केवीए वगैरह में जो दिया रहता है, वो हमारा होता है नॉर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। नॉर्मल एफिशिएंसी किलोवाट में होता है, अपॉन में नीचे किलोवाट भी रहेगा, तो या तो फिर केवीए वगैरह में रेटिंग रहता है। जब आप ट्रांसफार्मर वगैरह देखेंगे तो केवीए वगैरह आएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। अदरवाइज आप जनरेटर, मोटर वगैरह देखेंगे तो उसमें किलोवाट लेते थे। तो ये हमारा बच्चा होता था नॉर्मल एफिशिएंसी। लेकिन ऑल डे एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ये ट्रांसफार्मर के केस में कैलकुलेट किया जाता है। और ऑल डे एफिशिएंसी मतलब नाम से आप समझ रहे होंगे कि हर मतलब ऑल डे, पूरा दिन भर, और एक दिन में होते कितने हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो भी हमारा सबस्टेशन वगैरह होते हैं उसमें हमारा जो ऑल डे एफिशिएंसी में कैलकुलेट करते हैं उसमें 24 आवर्स हमारा कोर लॉस होते रहता है। कोर लॉस मतलब आयरन लॉस होते रहता है कंटिन्यूअसली। लेकिन जो हमारा कॉपर लॉस रहता है, क्योंकि कॉपर लॉस लोड के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर लोड के हिसाब से हमारा कॉपर लॉस कम ज़्यादा होता है। अगर लोड ज़्यादा होगा तो कॉपर लॉस बढ़ जाएगा, अगर हमारा लोड कम रहा तो कॉपर लॉस कम हो जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम 24 आवर्स का ले रहे हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा किलोवाट आवर ड्यूरिंग 24 आवर्स। तो इसमें हम लोगों को क्या कंसिडर करना पड़ता है, किलोवाट आवर वाला रेटिंग अपॉन में, और ये क्या है, ये हमारा पी आउट है, आउटपुट अपॉन में इनपुट इन किलोवाट आवर। ओके, समझ में आया। अगर परसेंटेज में बोलेगा तो 100% कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ नोट करिए कि ये किलोवाट आवर में है। किलोवाट आवर यूनिट किसका होता है, एनर्जी का होता है। आपको मैंने बताया था मेरी बेसिक के क्लास में। तो इसीलिए इस एफिशिएंसी को, ऑल डे एफिशिएंसी को हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसका भी 3 नाम है, आप लोग याद रख लीजिए। ये हो गया हमारा एनर्जी एफिशिएंसी। अगर आप लोग को बोलेगा एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है, तो ऑल डे एफिशिएंसी है। सेकंड हमारा ये हो जाता है ऑल डे एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया ऑल डे, ये हो गया एनर्जी, और ये हो गया हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो एफिशिएंसी ऑल डे होता है बच्चा, वो हमेशा एफिशिएंसी कमर्शियल के होता है। कमर्शियल हमेशा ज़्यादा होता है और ये हमारा हमेशा कम होता है। कमर्शियल मतलब नॉर्मल पावर एफिशिएंसी। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट वन, किलोवाट आवर ड्यूरिंग दी 24 आवर्स ऑपरेशन। यहाँ हम क्या ले रहे हैं, 24 आवर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑल डे एफिशिएंसी। ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन था, प्लीज़ आप इसे मार्क कर लीजिए। अब आ जाता है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप लोग सॉल्व करके बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है और मैच करें मेरे आंसर से। फिर आ जाता है हमारा हमारा 5th क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है बट लॉजिकल है। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा, द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द गिवन ट्रांसफॉर्मर इज, मतलब स्मॉलेस्ट ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा। ऑप्शन ए में दिया है 2 kVA 500 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 2 kVA 200 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 2 kVA 50 हर्ट्ज और ऑप्शन डी 2 kVA 700 हर्ट्ज। तो इसमें आप अगर एक बात नोटिस करेंगे बच्चा, तो देखिए हर एक का जो kVA रेटिंग है वो 2 kVA ही दिया हुआ है। कितना दिया है, 2 kVA, यानी कि हमारा जो रेटिंग है वो ट्रांसफॉर्मर का kVA रेटिंग तो इक्वल है। मतलब कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है ये देखते हैं। अब आइए ट्रांसफार्मर की बात कही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का जो EMF इक्वेशन होता है, अगर E1 का लिखूँ मैं, मतलब प्राइमरी तरफ का लिखूँ, तो ये हो जाएगा 4.44 F5 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, यही होता है। अब अगर मैं E1 को रिप्रेजेंट करूँ 4.44 को और, तो ये F हो जाएगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फ्लक्स रहता है वो B इंटू ए रहता है। ओके, तो यहाँ पर मैं B इंटू ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स N1, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ बच्चा, अगर मैं ये बोलूँ कि बताइए फ्रीक्वेंसी और एरिया है हमारा, उसके बीच में रिलेशन कैसा आएगा,
कैसा रिलेशन आएगा, तो यहाँ से आप लोगों को ये पता चलेगा कि एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यही आएगा। और ये हमारा एरिया ही तो बताएगा कि साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें स्मॉलेस्ट साइज बोला है, स्मॉलेस्ट साइज का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट साइज का मतलब क्या है, हमारा ए एकदम कम होना चाहिए, और ए अगर कम होगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है तो एफ को क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होगा। अगर ए कम होना चाहिए तो एफ मस्ट बी हाई। और किस ऑप्शन में एफ सबसे ज़्यादा हाई है, डी ऑप्शन में 700 है, बाकी हर एक ऑप्शन में उससे कम है। तो हम ये कहेंगे जो स्मॉलेस्ट साइज था हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन सा, 2 kVA 700 हर्ट्ज वाला ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइज होगा। वैसे ही आप अगर देखेंगे एरोप्लेन वगैरह में तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है, समझ में आया, 400 हर्ट्ज रखा जाता है। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगर हम सेकेंडरी तरफ का देखेंगे तो देखिए ईएमएफ इक्वेशन हमारा क्या होता है, सेम ही होता है, 4.44 F इंटू ये हो जाएगा बी A1 इंटू N1, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर B2 रखेंगे A2 रखेंगे तो ये B और A तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ नोट करिए कि जो हमारा EMF पर टर्न होता है, मतलब यहाँ E1 अपॉन में N1 करेंगे तो ये हमारा 1 ही रहता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख दिया था मैंने, सॉरी, BA लिखिए, यहाँ पर भी BA लिखिए। तो यहाँ से अगर मैं E1 अपॉन में N1 लिखूँ बच्चा तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 4.44 F इंटू B इंटू A, यही होगा। यहाँ से अगर मैं E2 EMF पर टर्न ऑन सेकेंडरी निकालूँ बच्चा तो क्या हो जाएगा 4.44 FBA। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, देखिए कि EMF पर टर्न जो होता है हमेशा एक ट्रांसफॉर्मर में सेम होता है। EMF पर टर्न ऑन ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेम होता है। E1 अपॉन N1 इक्वल टू E2 अपॉन में N2 होता है। EMF पर टर्न हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारा कुछ एक्सप्लेनेशन। अब एक चीज़ और आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, टर्न रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, क्योंकि टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। टर्न रेशियो अगर मैं बोलूँ बच्चा, ट्रांसफॉर्मर का अगर टर्न रेशियो मुझे निकालना हो तो इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और हमारा टर्न रेशियो n जो होता है वो देखिए V1 अपॉन में V2 होता है, या फिर E1 अपॉन में E2 होता है, इज इक्वल टू N1 अपॉन में N2 बोलते हैं, इज इक्वल टू I2 अपॉन में I1 बोलते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारा, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम K से डिनोट करते हैं, और जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K होता है बच्चा वो होता है हमारा V2 अपॉन में V1 इक्वल टू E2 अपॉन में E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 इज इक्वल टू I1 अपॉन में I2। तो ये 2 पॉइंट आप लोग इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग प्लीज नोट डाउन करिए। हो गया, अब हो गया हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। 6th क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा, प्लीज आप इसे सॉल्व करके आंसर मैच करने की कोशिश करें। 6th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार फटाक से। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मर में बोल रहा है हमारा बच्चा, देखिए अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग अ टर्न रेशियो 1:5, तो अभी मैंने टर्न का बात किया था, टर्न रेशियो का, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ohms is connected across the secondary terminal, the resistance to the current flowing in the primary, यानी कि जो प्राइमरी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। और हम लोगों को टर्न रेशियो दिया है, हमें सेकेंडरी का रेजिस्टेंस दिया है। तो 6th क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जो फॉर्मूला मैं अभी आप लोगों के सामने लिख दे रही हूँ, फॉर्मूला लिख करके इस टाइप का किसी तरीके का क्वेश्चन भी आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, ओके। 6th क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर बच्चा देखिए, जो टर्न रेशियो है वो दिया है 1:5, और हमारा जो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस R2 दिया है वो दिया है हमारा 1000 ohms, यही दिया है। और आप लोगों को कैलकुलेट करने बोल रहा है प्राइमरी बताइए, प्राइमरी रेजिस्टेंस बताइए। तो आप लोगों को ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है हमारा 10 ohm, ऑप्शन बी है 20 ohm, ऑप्शन सी है 40 ohm एंड ऑप्शन डी है 60 ohm, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को एक फॉर्मूला होता है इम्पिडेंस मैचिंग का, जो ट्रांसफॉर्मर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये होता है हमारा, देखिए N1 अपॉन में N2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
Z1 अपॉन में Z2, और ये Z क्या है, इम्पिडेंस है, तो इसी में रेजिस्टेंस से भी रिप्लेस कर सकती हूँ बच्चा। तो ये हो जाएगा हमारा N1 अपॉन में N2 इज इक्वल टू R1 अंडर रूट ऑफ R1 अपॉन में R2, ये हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा, आपको किसी तरीके से आप लोग याद रखिए। अब मैंने आप लोगों को जस्ट ये कहा था कि जो हमारा टर्न रेशियो रहता है वो क्या होता है बच्चा, N1 अपॉन में N2 होता है, और ये वैल्यू कितना गिवन है, 1/5 गिवन है। देखिए यहाँ पर रख देते हैं 1/5 इज इक्वल टू रूट ओवर Z1, तो Z1 तो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब R1 कैलकुलेट करना है। इम्पिडेंस ही तो है रेजिस्टेंस, R2 की वैल्यू दी है 1000, ठीक है। आप इस स्क्वायर रूट को हटा करके यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू R1 अपॉन में बच्चा हो जाएगा 1000, 1/5 स्क्वायर मतलब 25 इक्वल टू R1 अपॉन में 1000। अब यहाँ 25 से ये 1000 40 टाइम्स कटा, तो हमारा R1 कितना हो जाएगा, 40 ओम्स। तो ऑप्शन हमारा सी क्या था, हमारा ऑप्शन सी में 40 ओम है, और बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला आप लोग कहीं पर भी अपने फॉर्मूला शीट में नोट कर लीजिए, ये इम्पिडेंस मैचिंग का फॉर्मूला होता है, या फिर जब भी आप लोगों को टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया रहे और एक रेजिस्टेंस दिया रहे, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे सेकेंडरी का हो, उसमें से एक अननोन आप लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। अब आपको चेंजेस क्या क्या कर सकता था, आप लोगों को R2 निकालने बोल सकता था, R1 दे सकता था, टर्न रेशियो की जगह ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी दे सकता था। तो फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ आपको टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मर रेशियो का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके बच्चे, तो आपका आंसर आ गया। अब आप लोगों के सामने 7th क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा, तो प्लीज़ इस 7th क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व करके आंसर बताएं। 7th क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएं। तो यहाँ पर आप लोग की स्क्रीन में डिस्प्ले हो चुका होगा, मैं क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड, ठीक है, यानी कि फुल लोड में भी ऐसा कौन सा लॉसेस है ट्रांसफॉर्मर का कि जीरो होता है। ऑप्शन ए कोर लॉस, ऑप्शन बी फ्रिक्शन लॉस, ऑप्शन सी एडी करंट लॉस, ऑप्शन डी हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, उसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है एज कम्पेयर टू हम अगर जनरेटर मोटर देखेंगे तो वो हमारे रोटेटिंग होते हैं, लेकिन ये हमारा स्टेशनरी होता है, स्टैटिक होता है। तो जब रोटेट ही नहीं कर रहा है, जब ये स्टैटिक है, तो इसमें मैकेनिकल लॉस कैसा, मैकेनिकल लॉस मतलब फ्रिक्शन विंडेज लॉस नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट वन। फ्रिक्शन लॉस ट्रांसफॉर्मर में केस नहीं होता है, इसलिए ये लॉसेस नहीं होने की वजह से एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर मशीन। समझ में आया? तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर आप लोगों के स्क्रीन में होगा, तो ये मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन अभी दूंगी। बोल रहा है कि व्हेन एन इंडक्शन मोटर इज स्विच्ड ऑन, जब भी इंडक्शन मोटर को हम स्विच्ड ऑन किए हैं, मतलब रेस्ट से लेकर के आए हैं, द रोटर फ्रीक्वेंसी इज, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा बोल रहा है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 0, ऑप्शन बी बोल रहा है 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी बोल रहा है सेम एज स्लिप फ्रीक्वेंसी, एंड ऑप्शन डी सेम एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप सोच रहे होंगे मैम हर एक एग्ज़ाम, हर क्वेश्चन बोलते हैं एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो मैं आप लोगों को अदर एक्सप्लेनेशन बच्चा देती हूँ उसमें से कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। रोटर फ्रीक्वेंसी तो आप लोगों को पता ही है कि स्टेटर और रोटर होता है एक इंडक्शन में, और दोनों के बीच में एक एयर गैप होता है। तो इसमें रोटर फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FR से, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं FR से। और अगर कहीं पर सिंपल F दिया रहा, सिंपल अगर F दिया रहा तो हम इसे कहते हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी, स्टेटर फ्रीक्वेंसी या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, समझ में आया। जो हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी FR होता है बच्चा, वो S टाइम्स ऑफ F होता है। ये जब आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मतलब हमारा ये S क्या है, S हमारा स्लिप है, और स्लिप होता क्या है देखिए, सिंक्रोनस स्पीड NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू अगर परसेंट में तो 100% करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्लिप का फॉर्मूला। स्लिप का फॉर्मूला क्योंकि इंडक्शन जो मोटर होते हैं उसमें दो स्पीड का फेनोमेना आ जाता है। एक होता है हमारा NS सिंक्रोनस स्पीड, और एक होता है हमारा रोटर या की रोटर का स्पीड। तो NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू 100 आता है, तो कुछ स्लिप की वैल्यू आएगी।
और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो सिंक्रोनस हमारा मशीन होता है जनरेटर एंड मोटर, तो उसमें सिंगल एक हमारा क्या होता है, सिंगल हमारा एक NS ही होता है। ओके, एक ही स्पीड पे वो मूव करता है पर्टिकुलर स्पीड पे, जिसे हम कहते हैं NS। अब अगर देख लीजिए न्यूमेरिकल कैसा बच्चा पूछा जाता है, यहाँ पर आप लोगों को S दे दिया 4% और हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी बोल दिया कि 50 हर्ट्ज है, तो उस केस में आप बताइए रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो रोटर फ्रीक्वेंसी हमारा स्लिप है 0.04%, को मैंने नॉर्मल चेंज किया है, इनटू जब आप 50 करेंगे तो यहाँ से 2 0 कट होगा और ये आएगा हमारा 2 हर्ट्ज। तो FR इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज आता है, क्योंकि रोटर फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम आती है, रोटर की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है हमारा, क्योंकि वो इसका एक्सप्लेनेशन है, वोल्टेज वगैरह पे डिपेंड करता है, बाकी कम होती है 2 हर्ट्ज है। कहाँ 50 हर्ट्ज, कहाँ 2 हर्ट्ज, ठीक है। तो जब ये आप पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तब इसका आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, अभी के लिए आप इतना समझिए। अब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जैसे स्विच ऑन किए हैं, मतलब वो रेस्ट में था, रेस्ट में कहने का मतलब NR हमारा 0 था, तो स्लिप S इज इक्वल टू NS माइनस 0 अपॉन में NS। तो यहाँ पर स्लिप कितना हो गया बच्चा, स्टार्टिंग में 0 हो गया, सॉरी स्टार्टिंग में 1 हो गया। मतलब अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछता है कि एट स्टार्टिंग स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर इज, तो आप बोलेंगे 1 होता है, क्योंकि NR होता है 0। अब इस इक्वेशन से अगर मैं बच्चा FR बोलूँ तो FR क्या हो जाएगा, S क्या है हमारा 1 इंटू F है, मतलब FR इक्वल टू F हो जाएगा। यानी कि अगर जैसे ही स्विच ऑन है या फिर स्टार्टिंग में मैं बोलूँ तो जो हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा D इज द करेक्ट वन, ठीक है, सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब स्लिप 0 कब होगा, स्लिप 0 कब होगा, जब ये दोनों स्पीड इक्वल हो जाएंगे, NS और NR एक ही स्पीड पे चलने लगेगा, तो वो होता है सिंक्रोनस मशीन का केस, वहाँ पर हमारा स्लिप 0 आता है, स्लिप का कोई फिनोमेना नहीं होता है। ओके, तो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया 8th नंबर के क्वेश्चन का। तो मज़ा आया कि नहीं, प्लीज़ आप लोग एक बार बता दीजिए। अब आप लोगों के स्क्रीन में 9th क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा, तो इस 9th क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएं कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेन करती हूँ, एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लीज़ आप लोग बताइए। 9th क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि लोड शेडिंग इज डन इन ऑर्डर टू ए ऑप्शन इम्प्रूव पावर फैक्टर, ऑप्शन बी रन द इक्विपमेंट एफिशिएंटली, ऑप्शन सी रिपेयर द मशीन, और ऑप्शन डी रिड्यूस द पीक डिमांड। तो देखिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, लोड शेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही पीक डिमांड वगैरह बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो उस समय पीक डिमांड को कम करने के लिए हमारे घरों में क्या होता है, जैसे कि सुबह बहुत बार होता है ऐसा कि सुबह 6 बजे से लेके 1 घंटे लाइट कट हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, जो सब स्टेशन वाले होते हैं, जो यूटिलिटी कंपनी होती है, जैसे कि स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह हुआ, तो वो क्या करती है, वो जानबूझकर पीक डिमांड को कम करने के लिए, ताकि कोई ब्रेकडाउन ना हो, इक्विपमेंट ख़राब ना हो, इसकी वजह से लोड शेडिंग किया जाता है, मतलब पावर को कट किया जाता है कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, ताकि जो पीक डिमांड है वो कम हो सके, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट वन। लोड शेडिंग का मतलब समझ में आया। तो मेरे ख्याल से हर एक जगह पे लोड शेडिंग वगैरह होती है, ज़्यादातर गर्मियों में लोड शेडिंग की जाती है। ओके, तो अब आ जाता है आपका नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन, मैंने देख लिया, यहाँ पर मैं 10th लिख देती हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 10th नंबर का क्वेश्चन क्या था, द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प्स इन डिटरमिनिंग। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर का कंसेप्ट आ रहा है, मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ होता क्या है। ऑप्शन ए प्लांट कैपेसिटी, ऑप्शन बी एवरेज लोड, ऑप्शन सी पीक लोड, एंड ऑप्शन डी किलोवाट आवर जनरेशन। तो यहाँ पर आप लोगों का प्लांट कैपेसिटी और डाइवर्सिटी, ऑप्शन ए है प्लांट कैपेसिटी, तो नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर ज़रूरी है प्लांट कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। बच्चा देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर का मैंने आप लोगों को बताया था, जो मेरी पावर सिस्टम की क्लासेस चल रही थी, प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, वहाँ पर मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा करके देख सकते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, ये होता है हमारा सम ऑफ ऑल मैक्सिमम डिमांड या लोड अपॉन में कोइंसिडेंट मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, या फिर सिंपली मैक्सिमम डिमांड, कोइंसिडेंट मैक्सिमम डिमांड। अब डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा, देखिए सम ऑफ ऑल मैक्सिमम डिमांड बोला है, तो सम ऑफ ऑल मैक्सिमम डिमांड हमेशा मैक्सिमम डिमांड से तो ज़्यादा ही होगा,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बढ़ेगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मैक्सिमम डिमांड। तो हम ये बोल सकेंगे बच्चा कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और जितना ज़्यादा होगा हमारा कॉस्ट कम होगा। जितना हायर द डाइवर्सिटी फैक्टर, लोअर विल बी द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट कम होगा। और ये मेनली जो हमारा इसका नॉलेज क्यों ज़रूरत होता है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्लांट कैपेसिटी को जानने के लिए हमें डाइवर्सिटी फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट वन। तो ये हो गया पूरा 10 नंबर का सोल्यूशन। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड द हाइएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ऑप्शन ए बोल रहा है प्रूफ रीडिंग, ऑप्शन बी बोल रहा है बेडरूम, ऑप्शन सी बोल रहा है हॉस्पिटल वार्ड, ऑप्शन डी बोल रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इल्यूमिनेशन है और इल्यूमिनेशन का यूनिट क्या है। तो सबसे पहले तो आप इल्यूमिनेशन का यूनिट नोट कर लीजिए। इल्यूमिनेशन का यूनिट होता है लक्स, ठीक है। जो लक्स साबुन हम लगाते हैं, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं, लक्स साबुन लगा करके इल्यूमिनेट हो जाते हैं, मतलब रोशन जगमग होने लगते हैं। तो ऐसे आपको मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, लक्स इसका यूनिट है। अब हमारा जो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए, इल्यूमिनेशन हाईएस्ट किस प्रोसेस के लिए होता है। तो देखिए इसका आंसर जो है ए ऑप्शन है, प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बुक प्रिंट होकर के आया या फिर कोई कंटेंट मैंने तैयार किया, उसमें एक बार प्रूफ रीडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया, क्वेश्चन नंबर सही से मार्क है कि नहीं, उसके बाद डायग्राम वगैरह में सब कुछ मार्किंग है कि नहीं, कोई स्पेलिंग तो नहीं मिस्टेक है, किसी का फॉन्ट कम ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को कहते हैं प्रूफ रीडिंग, और इसमें सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज ऑप्शन जो दूसरे ऑप्शन है बेडरूम्स, तो बेडरूम में इतनी इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कि हॉस्पिटल वार्ड में है और रेलवे में। तो इसीलिए प्रूफ रीडिंग हाईएस्ट लेवल इसका ये होता है, हमारा प्रूफ रीडिंग में इल्यूमिनेशन लेवल सबसे हाई होता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा प्रूफ रीडिंग। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का, बोल रहा है अ शॉर्ट सर्किट इज आइडेंटिफाइड बाय। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बोल रही है। ऑप्शन ए बोल रहा है नो करंट फ्लो, ऑप्शन बी बोल रहा है हाई करंट फ्लो, ऑप्शन सी बोल रहा है वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन डी बोल रहा है वोल्टेज राइज। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये मैं रब कर दे रही हूँ बच्चा, ये मैं रब कर रही हूँ। 12th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है कि बताइए शॉर्ट सर्किट। तो मैंने आप लोगों को बताया था 2 कंडीशन मेरे सर्किट थ्योरी के क्लास में, अगर कोई बच्चा नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जा करके देख लीजिए। शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने बताया था ओम्स लॉ के हिसाब से हमारा V = IR होता है। तो वो जो हमारा रेजिस्टेंस R होता है बच्चा, जो रोकता है करंट को फ्लो होने से, वो क्या होता है, वो 0 से इन्फिनिटी वेरी करता है ना, 0 से इन्फिनिटी वेरी करता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। तो हम कहेंगे 0 और इन्फिनिटी इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है। एक्सट्रीम वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के 1 ओम हो सकता है, 2 ओम हो सकता है, 1000 ओम हो सकता है, मेगा ओम्स में हो सकता है, ऐसे इन्फिनिटी में हो सकता है। तो यहाँ पर हम 2 कंडीशन एज्यूम करेंगे, एक R = 0 और एक R = इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब हम शॉर्ट सर्किट की कंडीशन देखेंगे। तो शॉर्ट सर्किट का हमारा V = IR, अगर ओम्स लॉ है हमारा, मतलब अगर मैं यहाँ पर R = 0 करूँ बच्चा, R = 0 करूँ, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं V = 0, ठीक है। V = 0 किसकी वजह से आया है, R 0 होने की वजह से आया है। मतलब अगर ये हमारा नेटवर्क है, इसमें अगर हम एक हेल्दी नेटवर्क ले रहे हैं, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस R है, इसके अक्रॉस करंट फ्लो है I, और V ± V इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रहा है। ये क्या है, ये हमारा हेल्दी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन जब भी शॉर्ट सर्किट आता है किसी भी हमारे सर्किट में या फिर हमारे नेटवर्क में, तो ये रेजिस्टेंस हो जाता है 0। रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या है, V = 0 हो जाएगा। V 0 हो रहा है लेकिन करंट 0 नहीं हो रहा है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, जबकि ये बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है, मतलब पूरा करंट अच्छे से पास हो रहा है। तो इस रेजिस्टेंस 0 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक सॉलिड लाइन से, यानी कि इसके अक्रॉस में दोनों का पोटेंशियल है वो सेम हो जा रहा है, मतलब दोनों वायर आपस में चिपक गए हैं और यहाँ का रेजिस्टेंस 0 हो रहा है, तो ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट होता है। और इस केस में इसकी करंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, करंट 0 नहीं होता है, ये आपको समझना है। ये होती है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। अब अगर मैं बच्चा ओपन सर्किट की कंडीशन बोलूँ, तो ओपन सर्किट के केस में R = इन्फिनिटी होता है। I = अगर मैं लिमिट
R टेंड टू इन्फिनिटी पुट करना है, V अपॉन में R ओम्स लॉ के हिसाब से अगर मैं R इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पुट करती हूँ तो हमारा कोई भी क्वांटिटी अपॉन में इन्फिनिटी हो जाता है 0। तो ओपन सर्किट में हमारा जो करंट होता है वो 0 होता है, लेकिन इसमें वोल्टेज कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, वो ये 0 नहीं होगा और R इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। तो ओपन सर्किट का मतलब हमारा यहाँ से करंट क्या होगा, 0 हो गया, मतलब ये हमारा सर्किट ही ब्रेक हो गया है। तो ये होता है पूरा कंसेप्ट ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट। इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हाई करंट फ्लो। ठीक है, तो इतना डेटा आप लोगों को तो पता होना ही चाहिए, ओपन और शॉर्ट की कंडीशन क्या होती है। ओके, समझ में आ रहा है, प्लीज तो बता दीजिए आप लोग। नेक्स्ट आता है हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए अपीयर हो रहा होगा आपके स्क्रीन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो ये हमारा प्रोटेक्शन का है, जहाँ पर हम सर्किट ब्रेकर फ्यूज वगैरह की बात करते हैं, और ये बोल रहा है कि बताइए सर्किट ब्रेकर का पार्ट कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ऑप्शन बी कंजर्वेटर, ऑप्शन सी एक्सप्लोजन पोर्ट एंड ऑप्शन डी फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। तो जब आप सर्किट ब्रेकर का पूरा ऑपरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि कंजर्वेटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। कंजर्वेटर पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का। कंजर्वेटर क्या होता है, हमारे ट्रांसफार्मर में एक टैंक होता है जो कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखता है ऑयल का, तो ये काम आता है। ठीक है, कंजर्वेटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, नॉट वाला क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो चाहे आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। अब आ जाता है 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर के क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए ड्यूरिंग ऑपरेशन, अपीयर हो रहा आपके स्क्रीन में, ड्यूरिंग ऑपरेशन बिटवीन ग्राउंड एंड लाइन लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड, यानी कि यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर की बात कर रही है। ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन ए लो इम्पिडेंस पाथ, ऑप्शन बी हाई इम्पिडेंस पाथ, ऑप्शन सी लो रेजिस्टेंस पाथ और ऑप्शन डी हाई रेजिस्टेंस पाथ। तो इसके लिए आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन ए हो जाएगा लो इम्पिडेंस पाथ, क्योंकि हमारा जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसको हम सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं, और जो हमारा वोल्टेज का हमारा सर्ज होता है, वोल्टेज सर्जेस को ये कम करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो ये जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है हमारा, ये एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, जब आप प्रोटेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये हम लोगों का ये एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है टू रिड्यूस द वोल्टेज सर्जेस, वोल्टेज सर्जेस को ये अवॉइड करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, दो हमारा गैप्स होते हैं और एक हमारा रेजिस्टेंस लगा रहता है यहाँ पर, और ये हमारा ग्राउंड हो जाता है। तो जो भी हमारा करंट आता है हाई करंट, वो सीधे ग्राउंड में चला जाता है विथ यूजिंग अ लो इम्पिडेंस पाथ। ठीक है, लो इम्पिडेंस पाथ, क्योंकि इम्पिडेंस हमारा लो रहेगा तभी जो हाई करंट है वो सीधे ग्राउंड हो जाएगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, अ लो इम्पिडेंस पाथ। ठीक है, मार्क कर लीजिए। अब मैं इसको रब कर दे रही हूँ। 14 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आ जाता है हमारा 15th नंबर का क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 15th नंबर का क्वेश्चन, आपके स्क्रीन में अभी अपीयर हो रहा होगा। बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, 310 किलोमीटर लाइन इज कंसिडर्ड एज, मतलब 310 किलोमीटर का लाइन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए लॉन्ग लाइन, ऑप्शन बी मीडियम लाइन, ऑप्शन सी शॉर्ट लाइन और ऑप्शन डी वेरी शॉर्ट लाइन। तो ये हमारा पावर सिस्टम का है। जब आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन का, तो वहाँ पर आप लोगों को 3 टाइप का ट्रांसमिशन लाइन दिखेगा, एक होगा शॉर्ट, एक होगा मीडियम और एक होगा लॉन्ग। तो कुछ इसका रेंज होता है जो आप लोगों को अभी लिखना है, और बोर्ड पे मैं लिखने जा रही हूँ, प्लीज़ आप इसे नोट डाउन करके एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन्स होता है बच्चा, वो 3 तरीके के का डिवाइड किया जाता है। पहला शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रही हूँ, ये हमारा ट्रांसमिशन का सिंबल है। सेकंड हमारा होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, एंड थर्ड हमारा होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो इसका रेंज होता है, देखिए अगर 0 से ले करके 80 किलोमीटर, और ये देख लीजिए ये कई बुक में 60-50 किलोमीटर भी रहता है। तो ये भी मैं लिख देती हूँ, अलग अलग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में अलग अलग चीज़ें लिखी रहती हैं, तो प्लीज़ इसे आप देख लीजिए। कई बुक में 0 से 80 किलोमीटर लिखा रहता है, कई बुक में 0 से 60 किलोमीटर। तो अगर 80 किलोमीटर वगैरह भी रहता है तो वो शॉर्ट के रेंज में आता है, और अगर हमारा 80 से
150 किलोमीटर, और फिर से मैं बोल रही हूँ कई बुक में ये अप टू 160 किलोमीटर भी लिखा रहता है। तो ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया हुआ है। और अबोव अगर हमारा 150 किलोमीटर दिया रहेगा, जैसे वीके मेहता अगर आप देखेंगे बेसिक बुक, उसमें आप लोगों को 60 किलोमीटर दिया है, कई बुक में 50 दिया है, उसमें 50 दिया है, कई बुक में 60 दिया है, कई बुक में 80 दिया है। तो ये रेंज होते हैं। लेकिन ये सब इतना आप लोगों को एकदम लिमिट वाला नहीं पूछेगा, आप लोगों को बोलेगा बताइए 100 किलोमीटर का लेंथ किस में आता है, तो आप कहेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। इसमें 310 पूछा हुआ है, तो 310 हमारा क्या हो जाएगा, 310 हमारा डेफिनेटली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होगा। ठीक है बच्चा। अब एक क्वेश्चन और भी आता है एफएल प्रोडक्ट का। एफएल प्रोडक्ट का, तो ये एफएल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ का प्रोडक्ट। ये ध्यान रखिएगा कि ये फ्रीक्वेंसी और ये लेंथ है। अगर फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ का प्रोडक्ट लेस देन 4000 आता है तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का केस है। अगर ये 4000 से लेकर के एफएल का प्रोडक्ट 10000 तक होता है तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। और एफएल का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 10000 है तो हम कहेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। समझ में आया आप सभी लोगों को? ओके, तो ये देख लीजिए, ये रेंज होना चाहिए। अगर मैं वोल्टेज रेंज की बात करूं बच्चा, तो 0 से ले करके जो 20 kV वाला रहता है रेंज, उसे हम कहेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होगा। ये हमारा 20 kV से ले करके हमारा वोल्टेज 100 kV तक अगर होता है तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। और हमारा जो वोल्टेज ग्रेटर देन 100 kV होता है तो हम बोलेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें मैंने 3 चीज़ आप लोगों को बताया है। कौन कौन सा? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का हम लोगों ने लेंथ देखा है। अगर लेंथ होगा 0 से ले करके या फिर लेस देन, एक्चुअली आप लोग इसको करिए, लेस देन 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर होगा तो हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। से 80 से लेके 150 या 160 तरह रहेगा तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। और अगर उससे अबव हुआ तो हम कहेंगे कि ये हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 310 किलोमीटर पूछा था तो ये एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। उसके साथ साथ अगर एफ इंटू एल, फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ का प्रोडक्ट लेस देन 4000 हुआ तो हम कहेंगे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। और उसके अलावा अब ये पूरा प्रोडक्ट देख लीजिए, वोल्टेज रेंज देख लीजिए। ठीक है, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के गेट में भी आया हुआ है। एफएल का प्रोडक्ट अगर लेस देन तो वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा। समझ में आया? तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में आ गया होगा। आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर मैच करने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड करिए एक बार। क्वेश्चन 16 बोल रहा है, तो ये 16th क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में द मेजर कॉस्ट इज दैट। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, जैसे कि हमारा कंडक्टर्स लगा रहता है, मोटर्स लगे रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहता है, अर्थिंग सिस्टम लगा रहता है। तो डेफिनेटली सी बात है, जो सबसे कॉस्टलियर आइटम है वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जब अपने स्ट्रीट वगैरह में आप निकलते होंगे तो एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा रहता है हर एक स्ट्रीट में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। समझ में आया? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप लोगों के स्क्रीन में 17th क्वेश्चन बच्चा अपीयर हो रहा होगा। तो 17th क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली अ बूस्टर इज अ, बूस्टर क्या होता है? ऑप्शन ए सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन बी कैपेसिटर, ऑप्शन सी इंडक्टर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। तो बूस्टर का मतलब क्या है कि वोल्टेज को बूस्ट कर सके। तो आपको ये पता है कि ट्रांसफार्मर हमेशा क्या है, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो वोल्टेज को अप करेगा, वोल्टेज को क्या करेगा? अप करेगा सेकेंडरी तरफ। मान लीजिए 11 kV हम प्राइमरी में दे रहे हैं तो टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का यूज़ करके हमारा जो सेकेंडरी साइड मिलेगा, अगर अप मिलता है, ज़्यादा मिलता है तो हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसे हम बूस्टर भी कह सकते हैं। तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ में। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से ये भी बताया था कि जो सीरीज जनरेटर है उसे हम एज अ बूस्टर यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में टू कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप। तो वो अलग है, ये अलग है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन बच्चा आप लोगों के स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा। इम्पीडेंस रिले इज यूज्ड ऑन द डैश ट्रांसमिशन लाइन। तो किस ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम इम्पीडेंस रिले यूज करते हैं?
ऑप्शन ए शॉर्ट, ऑप्शन बी मीडियम, ऑप्शन सी लॉन्ग एंड ऑप्शन डी ऑल। तो ये है इम्पीडेंस रिले हम हमेशा यूज़ करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए हम इम्पीडेंस रिले यूज़ करते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैम और जो बाकी शॉर्ट है और लॉन्ग है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। जो हमारे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है रिएक्टेंस रिले, आप एसआर करके याद रख सकते हैं। और जो क्वेश्चन में आया हुआ है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है इम्पीडेंस रिले, एमआई करके याद रख सकते हैं। एमआई का फ़ोन वगैरह आता है, ऐसे याद कर सकते हैं। और जो बचा हुआ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं मोह रिले। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते, मोह रिले, मोह रिले। ठीक है, मोह रिले, मोह किसका यूनिट होता है आप लोग बताइए। तो ये 3 है, आप लोग को याद रखना है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिएक्टेंस रिले, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए इम्पीडेंस रिले और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए मोह रिले। तो ML LM ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों को मैंने 3 डेटा बताया, एक तो मीडियम का, एक तो शॉर्ट का, एक तो लॉन्ग का। फिर आ जाता है हमारा 19th का क्वेश्चन नंबर, आपके स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा बच्चा। ये बोल रहा है कि सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ केबल कितना है। तो डायरेक्ट आपको डेटाबेस क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके स्टेट AJE पेपर में। ऑप्शन ए बोल रहा है 20 ओम, ऑप्शन बी बोल रहा है 50 ओम, ऑप्शन सी बोल रहा है 200 ओम एंड ऑप्शन डी बोल रहा है 300 ओम। तो आपके हिसाब से क्या करेक्ट होना चाहिए। तो बच्चा देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसका भी डेटा। 2 चीज़ मैं आपको और बताऊंगी। यहाँ पर जो 19th नंबर क्वेश्चन है, 19th नंबर क्वेश्चन में केबल का पूछ रहा है। तो जो हमारा सर्ज इम्पीडेंस है, सर्ज हमारा इम्पीडेंस है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Z = L/C, और ये प्योरली रेजिस्टिव होता है। Z/L/C, इसके बारे में आप लिख लीजिए इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर के लिए कुछ इंपीडेंस दिया रहा तो 100 किलोमीटर के लिए इंपीडेंस चेंज नहीं होगा, उतना ही होगा सर्ज इंपीडेंस। नेक्स्ट, सर्ज इंपीडेंस जो है SI लिख रही हूँ मैं। केबल के लिए कितना होता है बच्चा, केबल के लिए इसका रेंज होता है 40 से लेके 60 ओम। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को 50 ओम दिया है, तो रेंज लाई कर रहा है, तो 50 ओम ले सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। लेकिन इसके साथ साथ में जो सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ओवरहेड लाइन केबल होता है, और ओवरहेड लाइन हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है, उसका होता है 400 से 600 ओम, बहुत ज़्यादा होता है इसका। ठीक है, अगर अप्रॉक्सीमेटली बोलेगा तो बीच की वैल्यू कंसिडर करेंगे 500 ओम आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को पूछता कि ओवरहेड लाइन केबल के केस में आप लोगों का सर्ज इम्पीडेंस कितना होता, तो आप कह सकते हैं 400 से 600 ओम, या फिर अगर आप मिड की वैल्यू लेना चाहते हैं तो 500 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन के लिए आप लोगों का ऑप्शन क्या है, आप लोगों का ऑप्शन है बी, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 20 नंबर का क्वेश्चन, आप लोगों के स्क्रीन में बच्चा अपीयर हो रहा होगा, उसका सॉल्व करें। तो यहाँ पर आप लोगों को बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई वोल्टेज इज यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन लाइन इन ऑर्डर टू, ऑप्शन ए रिड्यूस द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉस, ऑप्शन सी मेक द सिस्टम रिलायबल। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, कौन सा करेक्ट है वो बताना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम हमेशा यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज को प्रेफर किया जाता है। जब भी हमारा ट्रांसमिशन वगैरह होता है तो ट्रांसमिशन हमेशा हाई वोल्टेज में ही प्रेफर किया जाता है, हाई वोल्टेज में प्रेफर किया जाता है। जो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, उसके लिए एडवांटेज ऑफ, अगर हम देखेंगे जब आप पढ़ेंगे इसका, तो एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन आपको ये पता होना चाहिए जो पावर लॉस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V² होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज रहेगा उतना ही हमारा पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम होगा। तो एक तो है कि पावर लॉस हमारा क्या हो जाएगा, कम होता है। फर्स्ट, अगर आप लोग को ये पता होना चाहिए एडवांटेज में कि पावर लॉस कम होगा, इसका मतलब हमारे एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही लॉस कम होते जाते हैं हमारा एफिशिएंसी बढ़ते जाता है। और इसके बाद हमारा जो कंडक्टर मटेरियल है वो भी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर
ये रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ये 3-4 एडवांटेजेस हैं किसका, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का। ठीक है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिट किया जाता है पावर लॉस को कम करने के लिए। तो आपका हो जाएगा ओनली बी इज द ओनली सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट इसे मैं रब कर दे रही हूँ, अब हमारा हो जाएगा 21। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, द स्पीड विथ विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन मोटर रोटेट्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन आप लोग रीड करिए। ऑप्शन ए शाफ्ट स्पीड, ऑप्शन बी इफेक्टिव स्पीड, ऑप्शन सी सिंक्रोनस स्पीड, ऑप्शन डी स्लिप स्पीड। तो ये आप लोगों को मैंने अभी कुछ देर बताया था कि जो हमारा स्पीड होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन मोटर रोटेट करता है उसे कहते हैं हम सिंक्रोनस स्पीड, और जो जिससे हमारा रोटर रोटेट करता है या मोटर उसे हम कहते हैं रोटर स्पीड। तो इंडक्शन मोटर के केस में हमारे 2 स्पीड होते हैं, एक तो होता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड, एक होता है हमारा रोटर स्पीड NR, जिसे हम स्लिप कैलकुलेट कर सकते हैं NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू 100, जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, ओके, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा 22 नंबर का, द एरिया अंडर डेली लोड कर्व गिवन बाय द 24 आवर्स गिव। ठीक है, यानी कि जो हमारा एरिया होता है डेली लोड कर्व में वो क्या होता है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 24 आवर्स से तो वो क्या देगा। ऑप्शन ए एवरेज लोड, ऑप्शन बी लीस्ट लोड, ऑप्शन सी पीक डिमांड, ऑप्शन डी टोटल किलोवाट आवर जनरेटेड। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को मेरे पावर सिस्टम के प्रैक्टिस सेशन में भी बच्चा बताया हुआ था। 22 नंबर का क्वेश्चन। लोड कर्व क्या होता है, लोड कर्व का मतलब ये होता है कि जब भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम लोड देखेंगे, लोड मेगावाट वगैरह में, किलोवाट में, किसी में भी हो सकता है। मतलब ये है कि क्या है, अगर हम नॉर्मल अपना घरों का देखें तो हर एक घर में क्या होता है, लोड बढ़ता कम ज़्यादा रहता है। तो कुछ ना कुछ टाइम के हिसाब से लोड कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी लोड कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका प्लॉटिंग करते हैं कि कितने कितने समय में कौन कौन सा लोडिंग हुआ था, उसे हम कहते हैं लोड कर्व। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा हमारा ग्राफ है। अगर हम डेली का देखेंगे तो एक दिन में क्या होता है, 24 घंटे होते हैं। तो ये 12 बजे मिडनाइट से लेकर के ये हमारा पूरा रात के फिर से 12 बजेगा, तो ये बीच वाला हमारा 12 नून आया। इसके बीच में बहुत सारे टाइम रहेंगे। तो हर एक टाइम में कितना कितना लोड आया उसे हम कहते हैं ये लोड कर्व। और ये ऊपर वाला जो है इसे हम कहते हैं मैक्सिमम डिमांड, बच्चे MD कहते हैं। और इसके का जो एरिया होता है वो एरिया होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व। ये देता है हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इन किलोवाट आवर। ठीक है, ये क्या देता है, नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इन किलोवाट आवर, नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इन किलोवाट आवर मतलब एनर्जी है बेसिकली। ये लिख लीजिए आप लोग अगर शो ना हो रहा हो तो। ठीक है, मतलब एनर्जी कैलकुलेट कर रहा है और किलोवाट आवर का यूनिट ही हमारा एनर्जी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब हम 24 आवर से डिवाइड करेंगे, ये डेली है इसलिए 24 ले रहे हैं, वैसे मंथली हो सकता है, वैसे ईयरली हो सकता है। तो ये हमारा देता है बच्चा एवरेज लोड। एवरेज लोड जब हम करेंगे, और ये हमारा क्या है, एरिया अंडर द कर्व ही तो है। तो एरिया अंडर द कर्व अपॉन में 24 आवर विल गिव अस द एवरेज लोड देगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा एवरेज लोड या फिर एवरेज डिमांड। समझ में आया। ये मैं क्वेश्चन रब कर देती हूँ। अब 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में बच्चा आ गया होगा। प्लीज़ आप इसे सॉल्व करके आंसर बताएं और मैच करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, बोल रहा है 24 नंबर का, अ पार्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑल्सो सर्व एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग इन। ऑप्शन ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडिंग एक ही वाइंडिंग में होता है, एक ही कोर में होता है। ठीक है, प्राइमरी भी उसी में रहता है और सेकेंडरी भी उसी में रहता है। तो जो हमारा सेविंग होता है मटेरियल का वो बच जाता है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी है ऑटो ट्रांसफार्मर का। लेकिन इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑल्सो सर्व एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये है आपका ऑप्शन बी ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो लगा लीजिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लोड फैक्टर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर आपका आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। द लोड फैक्टर ऑफ डोमेस्टिक लोड इज, ऑप्शन ए 10 to 15%, ऑप्शन बी
30 to 40%, ऑप्शन सी 50 to 60%, ऑप्शन डी 60 to 70%। तो बच्चा जब आप देखेंगे वीके मेहता वगैरह पढ़ेंगे पावर सिस्टम का, तो इसमें एग्जैक्टली टाइप ऑफ लोड्स में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको डोमेस्टिक लोड में आप लोग को 10 to 15% वाला रेशियो दिया, परसेंट वाला आंसर दिया रहेगा, ठीक है। 10 to 12% दिया हुआ है और 10 to 15% इसका आंसर ए ऑप्शन है। तो लोड फैक्टर क्या होता है मैंने बताया था आपको, एवरेज डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड जब आप करेंगे तो लोड फैक्टर निकलेगा। क्योंकि एवरेज डिमांड हमेशा लेस देन मैक्सिमम डिमांड होता है, तो लोड फैक्टर हमेशा लेस देन 1 होगा, और लोड फैक्टर हमारा लेस देन 1 होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चा। तो प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हर एक एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। तो सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स और दोस्तों यारों में शेयर किया करिए।